बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हज 2026 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज 2027 की एप्लीकेशन का सिलसिला जारी हो चुका है, लेकिन हमारी ऑफ़िस से और बहुत सारे लोग जो हमारे वॉलंटियर हैं और हमारे ज़िम्मेदार साथी बहुत सारे जुड़े हुए पुराने हैं, उनका तजुर्बा ये बता रहा है कि हज एप्लीकेशन जब भी शुरू हो उसके 2-5 दिन के बाद ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो क्योंकि टेक्निकली चीज़ें हैं और कुछ ना कुछ उसके अंदर आगे पीछे होता है तो मसले खड़े होते हैं, इसलिए हम आखिर में लोगों को यही कहते हैं कि कुछ दिन इंतज़ार करें। लेकिन मसला ये हो गया है कि 2 साल से, पिछले साल वेटिंग वालों को ले लिया था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इस साल बैकलॉग के कुछ परसेंटेज लोगों के लेने की वजह से लोगों को मिस्टेक ये हो रही है समझने में कि भाई हमारा वेटिंग में ये है, हमारा कवर नंबर ये है, क्या है। तो उसके कॉल्स बहुत आ रहे हैं कि फॉर्म क्या भरें, कब भरें। तो मैंने समझा कि जब तक वेबसाइट नहीं चल पा रही है तो एक वीडियो भी बना दें आप तक, और किस तरह फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने को लेकर किस तरह फॉर्म भरना है मैं बता देता हूं। लेकिन मुझे तो ये अंदेशा है, डर है कि शायद मेरा फॉर्म अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैं भरने की जब भी कोशिश करूँगा तो आपको बताऊँगा वीडियो के आखिरी हिस्से में कि फॉर्म किस तरह भरना है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि इसमें 5 कैटेगरी जो डाली गई है गाइडलाइंस में, आप देखिएगा उसमें सबसे पहले 65 साल वाले होंगे। जो इस साल 2027 में 65 साल की उम्र से ऊपर है, वो हज करना चाहते हैं, वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। और उसके साथ एक आदमी कंपेनियन होगा, साथ में ले जाना ज़रूरी होगा, अकेले नहीं जा सकते। दूसरा है मस्तूरात लेडीज़, जो 65 साल की है वो अकेली जाना चाहती है तो उनका अलग एप्लीकेशन होगा, उनके साथ एक लेडीज़ जा सकती है अगर अपने साथ ले जाना चाहे कंपेनियन बन के। उसकी उम्र भी 18-60 लिखी गई है गाइडलाइंस में। तीसरी कैटेगरी बतलाई गई है 45 लेडीज़ विदाउट महरम, यानी महरम के बिना, अकेले अपने महरम के बिना वो जा रही है, तो उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। उनको 45 साल की 5 औरतों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, उनको भेजा जाता है। 3 कैटेगरी हो गई। चौथी है जनरल, यानी कि 2027 में पहली मरतबा हज एप्लीकेशन कर रहे हैं वो जनरल सिलेक्ट करेंगे। और 5वीं कैटेगरी जो बतलाई गई है उसमें बैकलॉग वेटिंग लिस्ट 2026, यानी कि जिन लोगों का 20% पिछले साल रह गए थे 2026 में, वेटिंग नंबर आने के करीब करीब था और वेटिंग लिस्ट नहीं खुली, अब जहां से बाकी रह गया है उनका 20% पहले लिस्ट में सीरियल नंबर के हिसाब से लिया जाएगा, जो यहाँ पर हज कमेटी ने बतलाया है। देख लीजिएगा, ये नंबर से यहाँ तक के जो लोग आ रहे हैं 8 स्टेट है तो उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसको बैकलॉग वाला कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और जैसे बैकलॉग सिलेक्ट करेंगे तो सामने उनका कवर नंबर आ जाएगा पिछले साल वाला, उसको सिलेक्ट करके आपको आगे फॉर्म भरना रहेगा। तो फॉर्म तो सभी को भरना है, जनरल वालों को भी भरना है, बैकलॉग पिछले साल वालों को भी भरना है, सारों लोगों को फॉर्म तो भरना ही भरना है, ठीक है। अब कल की एक वीडियो में मैंने गुजरात का बतलाया था कि 22,000 लोग पेंडिंग में हैं और 20% अगर ले जाते हैं तो उनका 4,300 का कोटा आ रहा है और सिलेक्शन के हिसाब से देखा जा रहा है। अब उनका कोटा 4,800 या 5,000 है, और अगर 65 साल वाले जुड़ गए और इस साल के सारों को ले लिया तो कोटा कहाँ से आएगा नयों का। तो भाई आप एप्लीकेशन करो या ना करो, लेकिन मैंने अपनी राय बतलाई थी और जो सामने दिखता है वो मैंने बताया था। वरना हज कमेटी ने 2025 में 16,000 का कोटा गुजरात को दिया था और 2026 में वो लोग सिर्फ 5-6 हज़ार जा पाए हैं। तो 27 में क्या होता है, हज कमेटी अगर मेहरबान होती है तो कुछ ज़्यादा भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए आप फॉर्म भरना न भूलिएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी एक चीज़, ये मैंने कोटा फुल होने की बात कही गई कि 4,000 पिछले साल वाले ले लेंगे और 2,000 लोग जो है 65 साल वाले चले जाएंगे, तो 6,000 वो हो गए। कोटा 5500 से 6,000 होगा तो क्या होगा। लेकिन भाई पिछले साल 2026 में 4,000 लोग कैंसिल हुए हैं आखिरी मौके तक। उसका कोटा पूरे इंडिया लेवल से जो वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है वो गुजरात को 4,000 का फ़ायदा कराया है। तो इस साल ये भी हो सकता है, तो इसलिए आप ऐसा पीछे हट ना करें, फॉर्म भर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मुकद्दर होगा तो 27 में जाएंगे, मुकद्दर नहीं होगा तो 28 में जाएंगे इंशाल्लाह। तो 28 में अगर अल्लाह ने चाहा तो वेटिंग लिस्ट में अगर चला गया तो उसमें वहाँ पर आप जा सकते हैं। डेटा जो बता रहा है वो मैंने आपको बताया है, वरना आपको एप्लीकेशन करनी है नहीं करनी है वो आपकी मर्जी है। दूसरे स्टेट के बारे में भी आप अपने हिसाब से, जो लोग हैं पूछना चाहते हैं, बार बार कॉल आते हैं, उसका मतलब यही कि एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या 2027 में एप्लीकेशन आपके पास पैसा नहीं है और वेटिंग लिस्ट में चले गए बहुत सारे स्टेट वाले, तो क्या 28 में ले लिया जाएगा फाइनल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हज कमेटी की पॉलिसी हर साल बदलती रहती है। पिछले साल हमने देखा है 2013 तक 14 तक ऐसा होता था कि 5 साल तक लगातार फॉर्म भरवाया जाता था और उसके बाद 5वें साल में पहली मरतबा ले लिया जाता था। लेकिन इसको आके ख़त्म कर दिया और पॉलिसी हर 3 साल की बनती थी, लेकिन 18 से फिर 19 से ऐसा हो गया हर साल नई पॉलिसी बनाते गए। तो इसलिए हज कमेटी की, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की क्या पॉलिसी बनी है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो हर साल तब्दील होती है।
हो सकता है 27 के इंतज़ार वाले वेटिंग वाले 28 में चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि 27 वाले कोई वेटिंग में रहेगा लेकिन 28 से ये सारा मामला ही निकल जाएगा, नया फॉर्म हर साल भरो, इस तरह होने वाला है। तो आप हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहे नहीं भरें। लेकिन जहाँ पर कोटा की तादाद कम है, वेटिंग लिस्ट की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर इस साल 2027 के हाजियों का सिलेक्शन होना मुश्किल नज़र आता है, यानी जो सामने है वो उसके हिसाब से। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिस फॉर्म भरने वाले ध्यान रखिएगा कि अंदाजे से बहुत सारे लोग भरते हैं कि भाई नंबर लगेगा तो जाएंगे, और कुछ लोगों ने 4 का भर दिया, अभी इरादा नहीं है 2 का ही जाने का, लेकिन 4 का भर दो अगर देखा जाएगा। इस बात की खास ध्यान रखिएगा, कैंसिलेशन चार्जेस हज कमेटी ने बहुत लगा दिए हैं, यानी फरवरी की पहली तारीख और फरवरी की पहली तारीख यानी जनवरी की आखिरी 31 तारीख के बाद अगर कोई कैंसिल करता है किसी भी वजह से, पूरा पैसा कट जाएगा। उससे पहले अगर कैंसिल करते हैं तो तारीख वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत यानी पैसा कटेगा। तो सोच समझ कर ही फैसला करें और फैमिली वालों को ही लीजिएगा। और कभी कभी हमने देखा है कि फैमिली वाले ही एक कवर में होते हैं, लेकिन कुर्रा हो गया और सिलेक्शन हो गया और पैसा नहीं भरा, 2 को नहीं जाना, तो फिर 10,000 रुपये भी भरने पड़ रहे हैं एक एक हाजी के। तो उसके हिसाब से आप सोच समझ कर ही किसी को कवर के अंदर शामिल करना है तो करिएगा। और एक चीज़ खास जो मोबाइल नंबर के बारे में बता रहा हूँ कि मोबाइल नंबर आपका ही इस्तेमाल करें, जो हाजी जाने वाला है अपना खुद का मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें। फॉर्म भरवाने वाला कभी कभी OTP नहीं आता है तो अपना नंबर डाल देते हैं, ऐसा ना करें। OTP नहीं आ रहा तो दूसरे दिन फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन आपका नंबर ही आपके फॉर्म में डालें, इसकी खास ध्यान रखिएगा आप। और कोई आपके सवाल है हज 2027 के लिए मुतालिक तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के जरिए कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर फ़ौरन ही जवाब देना है तो कमेंट में हमारी टीम भी जवाब दे सकती है इंशाल्लाह। चलिए अब हम अगले हिस्से में वीडियो के अंदर वही बता देते हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अब हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर किस तरह फॉर्म भरना है, फिल करना है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप गूगल पर हज कमेटी लिखिएगा, आपको हज कमेटी की पहली वेबसाइट नज़र आ जाएगी, उसको क्लिक करें और कोने में यहाँ पर पिलग्रिम लॉगिन हज 2027 लिखा हुआ ये वाला, तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही ये वाला ऑप्शन खुलेगा लॉग इन। ये पेज है सिर्फ आपके अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। नीचे में यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको एक अकाउंट खुलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ पर सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना है कवर हेड का, यानी कि हज कमेटी की जो गाइडलाइंस है कि एक कवर के अंदर कम से कम 5 लोग फॉर्म भर सकते हैं, और 5 में से एक जो है कवर हेड बनेगा। तो कवर हेड जो होगा उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालें, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये वाला सेंड OTP का ऑप्शन है वो क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा, OTP मिलकर बनेगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ से आपको करके बताता हूँ। मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के OTP लिया तो OTP के बाद मुझे यहाँ पर बता रहा है OTP भी मेरे मोबाइल पर आ चुका है, और वो OTP यहाँ पर डालना है जो मुझे यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद वो OTP के बाद वेरीफाइड OTP कर लीजिएगा आप, यानी कि आपका OTP जो है मोबाइल नंबर सही है, आपके पास ही वो मोबाइल है। चलिए मैंने मेरा यहाँ पर OTP डाल लिया और वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया गया, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि OTP वेरीफाइड है, यानी कि सही OTP डाला है। अब हमें आपका जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ डालिए, डालना है तो डालिए, नहीं तो आगे चलेंगे। पासपोर्ट निकालिएगा, पासपोर्ट के पहले पेज पे आपका नाम है अहमद, तो यहाँ पर अहमद लिखिएगा, और आपके अब्बा का नाम है फादर नेम, उसको आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी सरनेम डालना है। तो सरनेम जो पासपोर्ट पर दिख रही है, जो भी है, पटेल है, शेख है, मलिक है, सैयद है, जो भी आप डालना चाहें वो डालिएगा, ठीक है। और तो यहाँ डालिए। अगर किसी के केस में यहाँ पर आपके पास सरनेम नहीं है तो फिर आप फादर का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका नाम डाल दीजिए और आपके फादर का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पर MPIN बनाना है, यानी पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का याद रखना है कि जब भी हम हज का अकाउंट ओपन करेंगे तब हमें जिस मोबाइल नंबर पर अभी हमने OTP लिया वो मोबाइल नंबर और ये वाला यहाँ पर जो आप MPIN बनाएंगे वो MPIN आपको बार बार याद रखना है, इसलिए आसान सा आप बनाकर लिख लीजिएगा। पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं या आपको जो याद रहे वो नंबर भी यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद कवर हेड जो स्टेट में रहता है उसका स्टेट सिलेक्ट करिएगा और उसका डिस्ट्रिक्ट यानी उसका ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। जैसे आप ज़िला सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा क्या वाकई में आपने कवर हेड का ज़िला और उसका स्टेट सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर कहेंगे हाँ। उसके बाद आगे चलेंगे, आपको कैटेगरी पूछता है कि कौन सी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं। इसमें 4-5 जो बतलाई गई है वो बता दूं मैं आपको। पहले वाली जो है ये वाली 65, इसका मतलब ये है कि 65 साल से ऊपर वाले मर्द हजरात जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और जो है उसके बाद की जो एप्लीकेशन है वो है लेडीज़ विदाउट महरम, यानी ऐसी औरतें, लेडीज़ ऐसी जिनकी उम्र जो है 65 साल से ऊपर है। तीसरी जो एप्लीकेशन कैटेगरी है वो है 45 साल, यानी 45 साल की
औरतें एप्लीकेशन करना चाहती हैं अकेली महरम की बिना जाने वाली, तो उनका कॉन्सेप्ट ये होगा कि 45 साल की 5 औरतें वो लोग फिक्स करेंगे और एक कवर बनाकर उनको वो रवाना करेंगे हज के लिए। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी जो है यहाँ पर बताई गई है वो है 2027 की नई फ्रेश एप्लीकेशन, यानी अब तक उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था, हज कमेटी में पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, वो है 2027 का जनरल कैटेगरी भरेंगे। और जो है जो लोग 2027 में लेकिन जनरल कैटेगरी नहीं, लेकिन उनकी उम्र 65 वाली है और 45 वाली, वो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसकी उम्र 65 से कम है यानी 18 से लेकर 65 है, वो जनरल कैटेगरी पहली बार इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी वाला जो है बैकलॉग कहा जा रहा है, वेटिंग लिस्ट, यानी जिसने 2026 में एप्लीकेशन किया था और उनकी एप्लीकेशन वेटिंग में थी, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका आखिरी मोमेंट पर, आखिरी मौके तक, अब उनके लिए 20% का कुछ कोटा खोला गया है, फिक्स उनको रिजर्व में लिए जाएंगे। इसलिए आपको वो जो लोग जाना चाहते हैं जिनका क्राइटेरिया बतला दिया गया, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर इस वेटिंग लिस्ट के बीच में, वेटिंग नंबर के बीच में आपका कवर आता है तो आप ये वाला जनरल बैकलॉग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, मैंने जनरल का भी एक फॉर्म आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट किया है। जनरल के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्ट करने हैं, ये वाले में कितने लोग जाना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ 1 2 3 5 4 5, मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि पूछा जा रहा है कि क्या आपने गाइडलाइंस को पढ़ा है, तो मैंने कहा यस, और उसके बाद ये कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी कैप्चर लिखा है। अब कैप्चर लिखने के बाद फॉर्म को, अकाउंट को सबमिट कर दीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा और थोड़ी देर में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा इस तरह का कि आपका अकाउंट ये बन चुका है 2027 के फॉर्म भरने को लेकर। अब जो हमें आगे क्या करना है, जो मोबाइल पर आपने OTP लिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, वो वाला मोबाइल नंबर, और जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डाल के, ये वाला कैप्चर यहाँ पर जो भी दिखा रहा है वो डालकर आप जो है लॉगिन करिएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया का कवर हेड का पेज खुलेगा, यानी पहला कवर हेड जो बन रहा है उसका पेज खुल रहा है, उसका पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहीं से आपको पहले चीज़ें देख लेनी है कि कितने आपने पसंद किए थे, तो यहाँ पर दिखाओ। अब जैसे मैंने 1 पसंद किया तो 1 दिखा रहा है, आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी है होगा, और बच्चे का यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि जिन लोगों को शॉर्ट पैकेज चाहिए, यानी छोटा सा पैकेज 20 दिन के लिए लेना है, तो उसके लिए आप यस करेंगे। और यस करने के बाद कुछ आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पढ़ लेने हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। एक तो ये है कि आपको 20 दिन का पैकेज मिलेगा, मदीना में आपको 2 से 3 दिन ही रहने का मिलेगा, और जो है ये पैकेज के अंदर सिर्फ 10,000 सीट ही अवेलेबल है। 10,000 अगर पूरे इंडिया से एप्लीकेशन आती है तो बाकी के बकिया लोगों को वेटिंग में रखा जाएगा। और वेटिंग का मतलब ये होगा कि आप जो है नॉर्मल पैकेज में चले जाएंगे, अगर ये 10,000 में से कोई कम होता है तो फिर आपको इसमें लाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहा जाएगा एक मरतबा शॉर्ट या नॉर्मल लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल से शॉर्ट में नहीं जा सकते, शॉर्ट वाले नॉर्मल में नहीं आ सकते। इस तरह की सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और जो है जैसे इसको ओके करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पसंद करने हैं, चूज़ करने हैं। इस 8 एयरपोर्ट से ही आपको सफ़र करना होगा, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोचिन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। तो इसमें से आप कोई भी एक पसंद करिएगा यहाँ पर, और उनके रेट भी यहाँ बता दिए गए हैं कि कितने पिछले साल रेट थे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और जो है आप दूसरा एयरपोर्ट यहाँ से पसंद करिएगा, पहला ये कोई और, दूसरा कोई और, लेकिन आपको नॉर्मल पैकेज चाहिए तो यहाँ पर 9 लिखिएगा। नॉर्मल के बाद फिर आप अपना एयरपोर्ट पसंद करिएगा, और सबसे सस्ता एयरपोर्ट जो है कौन सा होगा वो आप यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहमदाबाद से 333 खर्च हुआ, और बेंगलोर से 347, 368, 350, 346, 346, 389, 343, इस तरह के खर्च हुए हैं, टोटल खर्च बतलाए गए हैं। तो कहाँ से सबसे सस्ता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको नज़दीक पड़ सकता है। और आपके स्टेट से अगर दिल्ली और मुंबई आपको जाना पड़ता है, 5 आदमी है तो कितना आपको फ़र्क आएगा, बाई कार, बाई रोड, बाई नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट से जाते हैं तो भी बहुत ऐसे हाजी हम देखे हैं जिनको खर्च कम होता है। अगर मुंबई दिल्ली से लेते हैं, अहमदाबाद से लेते हैं, तो अपने हिसाब से सोच समझ कर एयरपोर्ट को पसंद करिएगा। एक मरतबा चूज़ कर लिया यहाँ एयरपोर्ट, उसके बाद आप उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ देखने के लिए मैंने पहला अहमदाबाद पसंद किया है, और दूसरा मुझे जो एयरपोर्ट पसंद करना है वो मुंबई है, तो मैंने यहाँ पर मुंबई पसंद कर लिया। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है वो है पासपोर्ट स्कैन कॉपी। तो आपका पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आप अच्छे से कर लीजिएगा मोबाइल के अंदर, और यहाँ से आप अपनी गैलरी में जाइए, अपने फाइल में जाके यहाँ पर पासपोर्ट को अपलोड करिएगा। जैसे ही पासपोर्ट अपलोड होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो है पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आपका पासपोर्ट नजर आएगा। लेकिन खास ध्यान रखें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ब्लर नहीं होनी चाहिए, और जो है पासपोर्ट की फाइल की साइज़ जो है 500 KB से कम होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से पासपोर्ट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करिएगा। चलिए, मैंने वहाँ पर जैसे ही पासपोर्ट की कॉपी अपलोड की है तो पासपोर्ट नंबर आ चुका है, और उसी को डिटेल्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ही डालना है। पासपोर्ट कहाँ से इश्यू हुआ वो डाल दीजिएगा, और जो है पासपोर्ट कौन सी तारीख में इश्यू हुआ वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आगे जो है पासपोर्ट की डिटेल्स कुछ डायरेक्टली आ गई है, लेकिन सिर्फ आपको जो है यहाँ पर पैदाइश कहाँ पर हुई पासपोर्ट में लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ, वो लिख दीजिएगा। और फिर दोबारा आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे टाइप करिएगा, और कहाँ से इश्यू हुआ है वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। लेंगे उसमें कुछ चीज़ें मांग रहा है, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी फिर से मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र, आपका नाम, लास्ट नेम, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ऑटोमेटिक लेने के बाद दोबारा इसमें यहाँ पर मांगा जा रहा है। ये सारी चीज़ें पासपोर्ट नंबर दोबारा डालने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा,
पासपोर्ट नंबर और जो है आपका नाम पे कहाँ से हुआ वो, और इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ डालने के बाद फिर आगे आप नीचे पढ़ते जाइए जो जो चीज़ें डालनी है। अगर ऑटोमेटिक डेटा डालने के बाद अगर यहाँ पर आप कुछ भी गलती करते हैं दोबारा डालने में, तो इस तरह का आपको यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपकी चीज़ें, पासपोर्ट नंबर भी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ नाम, लास्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही, दोबारा ट्राई करिएगा। सारी डिटेल्स ऊपर जो ऑटोमेटिकली नीचे दोबारा भरनी पड़ती है, और दोबारा भरने के बाद फिर आप जब मैचिंग करेंगे तो इस तरह का आपको देखिएगा ऑल पासपोर्ट डिटेल मैच हो चुकी है। आपकी प्रोसेस इस तरह कहा जाएगा, उसके बाद ही आगे चलना है। अब आगे हेल्थ डिटेल्स दिखाई जाएगी, जो बीमारी है यहाँ से सिलेक्ट करिए, नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल करके आगे चलना है। फिर रेसिडेंस एड्रेस जहाँ रहते हैं, अगर पासपोर्ट पर रहते हैं तो ये पासपोर्ट, अब जो है पासपोर्ट का जो एड्रेस है करिएगा लास्ट पेज पर, उसी पर आप रहते हैं तो इस पर आप सिलेक्ट करके यस कर दीजिएगा। कोई एड्रेस पर रहते हैं, उसके अलावा के एड्रेस पर रहते हैं तो फिर वहाँ का आपको आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा और वो सारा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अब जो है ये सारी चीज़ें फिल हो गई, उसके बाद नीचे चलेंगे। अब नीचे जाने के बाद यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा देनी है, वो क्या, आप क्या काम करते हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, आधार नंबर डालना है तो डालिए, पान नंबर डालना है तो डालिए। यहाँ पर जो नॉमिनेशन का जो ऑप्शन आ रहा है नॉमिनी डिटेल्स में, तो कई मरतबा देखा गया कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं हज के लिए, तो हस्बैंड के नॉमिनी में वाइफ अपना नाम डाल देती है और वाइफ के नॉमिनी में हस्बैंड डाल देता है अपना नाम, तो ये गलत है। अगर दोनों जा रहे हैं तो फिर अपने बेटे का नाम डालिए, या फिर आपका बेटा नहीं है तो बेटी का डालिए, बेटा नहीं है तो फिर आपके भतीजे का, भाई का, जो भी करीब का रिश्तेदार हो, बिल्कुल रिलेशन वाला, उसका आप यहाँ पर नाम डालिएगा, और क्या रिलेशन लगता है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नॉमिनी की फिल करने के बाद फिर हमें फॉर्म के आगे चलना है। नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने के बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स आएगी। यहाँ पर आप क्या डाल रहे हैं, चेक, कैंसल चेक दे रहे हैं या पासबुक डाल रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, और जिस तरह हमने पासपोर्ट स्कैन करके यहाँ पर डाला, इसी तरह चेक या बैंक की पासबुक डाल दीजिएगा। उसके बाद किसके नाम से बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लिखिए, और आपको यहाँ पर 300 KB तक की साइज़ इसमें अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपकी फाइल आपको नज़र आएगी। चेक और बैंक पासबुक की अपलोड में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, मुझे तो कई मतलब मैंने ट्राई किया है, थोड़ा प्रॉब्लम है। चेक अपलोड कर रहे हैं या बैंक पासबुक अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको 300 KB होना चाहिए, और जो है JPG PNG फाइल कर सकते हैं। मैंने चेक अपलोड किया है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कुछ आ रहा है, मैंने ऊपर बात की हुई है टेक्निकल टीम में, और उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्या मसला है। लेकिन अगर आपका अच्छे से यहाँ स्कैनिंग हो जाता है तो फिर बैंक में आपका अकाउंट नंबर क्या है, कवर हेड का नाम क्या है वो यहाँ पर डालिए, कौन सी बैंक है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर डाल के आपको आगे चलना है। वेरीफाई करने के बाद आखिर में नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप जो है देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या आप दोबारा मेहरम बन के जा रहे हैं, किसी लेडीज़ का ऐसी यानी आपकी कोई फैमिली है जो बाकी रह गई थी, आप मेहरम बन के उनके साथ जा रहे हैं तो यस लिखिएगा, तो नहीं है तो फिर नो करिएगा। या फिर आप किसी 65 साल वाले साथी के साथ जा रहे हैं तो कंपेनियन बन के जा रहे हैं तो यहाँ पर कंपेनियन यस, या किसी लेडीज़ जो हज में बाकी रह गई थी, आप तो हज कर चुके हैं तो दोबारा जा रहे हैं तो आप मेहरम यस कर सकते हैं, और अगर दोनों में आप फ्रेश है यानी आपको पहली बार जा रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नो लिखिएगा। और दूसरा एक ऑप्शन पूछ रहे हैं यहाँ अदाही, कि आप हज कमेटी से अदाही कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो आप एक मरतबा यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा यस, तो फिर आपको 18,000 रुपये तकरीबन जो है भरने होंगे, उसके 720 रियाल होते हैं। और अगर आप नो करते हैं तो आप अपने हिसाब से वहाँ हज की इंतजाम आपकी कुर्बानी करनी होगी, जो उससे कुछ 100-200 रियाल में कम में भी होती है, अगर जैसे आप खुद जाएंगे वहाँ तो अपने स्लॉटर हाउस कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर पूछी जा रही है जोहफ़ा मिका, जो शिया हजरात हैं, शिया जमा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जोहफ़ा से हैं तो आप यस करेंगे और बाकी दूसरे लोग नो करेंगे। और उसके बाद पूछा जा रहा है चौथा ऑप्शन जो है यस नॉन NRI का, क्या आप NRI है, इंडिया से बाहर रहते हैं तो यस करेंगे, और अगर इंडिया में ही रहते हैं तो नो करके फिर आप इसे, ये सारा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो फिर दूसरा हाजी का जो भी एप्लीकेंट है उसका फॉर्म भरिए, उसके बाद तीसरे का भरिए, अगर चौथा है तो चौथे का भरिए, और उसके बाद पाँचवा है तो पाँचवें का भरिए, यानी जितना आपने सिलेक्ट किए होंगे ऊपर फॉर्म में इतने लोगों का आपको फिर से फॉर्म यानी हर एक का अलग अलग भरना होगा। और यहाँ पर नजर आएगा जैसे कवर हेड है, उसके बाद एप्लीकेंट 1 2 3 4 इस तरह लिखा हुआ आएगा, और आखिरी वाले के बाद फिर आपको किस तरह करना है वो मैं आपको बता। तो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म भरने की बात सारी समझ में आ चुकी होगी, लेकिन बैंक का चेक जो अपलोड नहीं हो रहा था वो डेटा सर्वर यानी वेबसाइट के पर ही ये एरर आ रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। मैंने टेक्निकल टीम को भेजा है, इंशाल्लाह उसको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब तक वीडियो मेरी पहुंचे उसके बाद मेरी तो आपसे यही सलाह रहेगी, आपको मेरी राय है कि आप जो है 1 जुलाई के बाद ही फॉर्म भरे तो बहुत बेहतर होगा, सारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी और कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अभी और 2-5 दिन इंतज़ार कर लीजिएगा, हम हमारी ऑफिस से 1 जुलाई के बाद ही फॉर्म भरने वाले हैं। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे शेयर करते रहेंगे बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो। और पूरी जो लोग फॉर्म 2027 में जाना चाहते हैं आपके रिश्तेदारों में तो ये वीडियो भेज दीजिएगा। और हज की इन्फॉर्मेशन हमारे QR कोड यहाँ पर जो दिया उसको स्कैन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप मेरी ये चैनल है, मैं इस पर सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप पूरे इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया हज वेलफेयर कमेटी जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप ओपन करेंगे और हिंदुस्तान का नक्शा नज़र आएगा। नक्शे के ऊपर किसी भी स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ज़िले वाइज
हर वॉलंटियर के नाम, मोबाइल नंबर, उनका लोकेशन, ऑफिस का लोकेशन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पर भी आप उनसे रब्ता करके भी आप हज का फॉर्म 2027 का भरवा सकते हैं और इंशाल्लाह वो आपको पूरी मदद और रहबरी और रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। हज की नई कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे रूबरू आएंगे, वीडियो के ज़रिए भी आएंगे और सवालों के जवाब देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।